ऐसा है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं तो दिल्ली से हिमालयों की चोटी की तरफ रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये बहुत जज्बाती लोग होते हैं, ये बहुत खुददार लोग होते हैं। पिछले 1000 साल से इनकी तासीर रही है कि आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते रहे और किसी को इन लोगों की पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। और जिस भी हुक्मरान ने पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, उसी हुक्मरान ने धोखा खाया है। देखिए, आज से 2 वर्ष पूर्व हम 23 लोगों ने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है और उसके ऊपर गंभीर विचार करने की जरूरत है। उस खत लिखने के बाद देश में 10 जगह विधानसभा के चुनाव हुए। 2020 में बिहार में हुए, 2021 में चुनाव केरल में हुए, पुडुचेरी में हुए, असम में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष वो सारे चुनाव हारी। पश्चिम बंगाल में तो 0 सीटें आई। फिर पिछले वर्ष पंजाब में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मणिपुर में चुनाव हुए, गोवा में चुनाव हुए। और फिर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अगर कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है, तो फिर या तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के ख्याल में फर्क आ रहा है या भारत के ख्याल में फर्क आ रहा है। जो एक समन्वय भारत और कांग्रेस के बीच में 1885 से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी है। तो इसके ऊपर एक आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। और मुझे ये लगता है कि जो 20 दिसंबर 2020 को सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे कांग्रेस के लीडरों की बैठक हुई थी, कोविड की महामारी चल रही थी, 7.5 घंटे तक बातचीत चली थी और उसमें एक जो आम सहमति बनी थी, अगर उसको क्रियान्वित कर दिया होता तो शायद ये आज मकाम ना होता। मेरे भाई, कोई खैरात थोड़ी बट रही थी। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने, इस देश की फुलवारी को हमारे परिवार ने भी अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक पार्टी में लगाया हुआ पूरा जीवन है। और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, अब वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपरासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता को, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस पार्टी में लगा दी है, उनके मन को ठेस पहुंचती है। और इसलिए आज भी जो चुनौती है इस देश के सामने, वो चुनौती गंभीर है। और एक दोबारा से कोशिश करनी चाहिए कि एक समन्वय बनाकर, एक संतुलन बनाकर, सभी लोगों को साथ लेकर
चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भारत के ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं उन सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। देखिए, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी, तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। इसलिए जो गंभीर बात है वो ये है कि 2 वर्ष पहले जब वो खत लिखा गया था उसके बाद कांग्रेस की स्थिति सुधरी कि बिगड़ी? और अगर कांग्रेस की स्थिति सुधरी होती तो फिर उस खत का कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब जो रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत थी वो सारे रचनात्मक कदम इसका मतलब उठाए गए थे। पर अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी और एक के बाद हम एक चुनाव हारते गए तो जरूर इसके पीछे जो कारण है उनको खोज निकालकर उसके ऊपर उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक भारत जोड़ो का सवाल है, देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो राइट रिएक्शन की शक्तियां हैं उसके खिलाफ हम तो सदा लड़ाई लड़ते आए हैं। मैंने तो अपना राजनीतिक जीवन पंजाब में अपने पिताजी की शहादत के बाद इन्हीं शक्तियों के साथ, जो आतंकवाद और वक्फवाद की शक्तियां थी, अलगाववाद की शक्तियां थी, उनके खिलाफ लड़ते हुए अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। तो इसलिए गंभीरता की जरूरत है, एक संजीदापन की जरूरत है। देखिए, गुलाम नबी पठान साहब, माफ कीजिएगा, आज़ाद साहब ने जो खत लिखा है कांग्रेस अध्यक्षा जी को, उसके बारे में वो ही बेहतर बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर एक जो कॉन्टेक्स्ट था कि 2020 में वो चिंता क्यों जाहिर की गई थी, उसके बारे में या उसका क्या संदर्भ था, उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की है। जहाँ तक उस चिट्ठी का सवाल है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ही बेहतर बता पाएंगे। You know, people of North India, especially those who live between Delhi and the Himalayas, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab, whether Hindus or Muslims or Sikhs, they're extremely emotional people, very self-respecting people. With love, you can get them to do anything. But if you try and test their patience, because for 1000 years they have fought every invader who has come into India. But if you try and test their patience, it often does not turn out very well. And history bears testimony to the fact that whenever any ruler in whatever shape and form has tried to test their patience, उनकी पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है, he is always ended up on the road to disaster. 2 years back, in the month of August 2020, when 23 of us wrote a letter to the Honorable Congress President, the intent was absolutely noble. The intent was extremely that of concerned congressmen flagging for the attention of the leadership that there are issues which need to be addressed, and if those issues are addressed, we will be able to resuscitate and rejuvenate the party. Unfortunately, after that letter was written, 10 assembly elections took place in 2020 in Bihar.
in 2021 in Kerala, in Puducherry, in Assam, in West Bengal. We lost all those elections. In West Bengal, we drew a blank, 0. Then in 2021, Uttar Pradesh went to the polls, Punjab, Goa, Manipur, Uttarakhand. Again, we lost all those elections. So, if the idea of India and the idea of the Congress are aligned together, then either something has gone wrong with the idea of India or something has gone wrong with the idea of the Congress. And that needs to be seriously introspected. So, therefore, the entire intent was, and I say this with great regret, that when in the December of 2020, all of us met the Honorable Congress President at her residence and COVID-19 was raging. It was a long 7.5-hour meeting. You know, some of the understandings which had been arrived at that meeting, informal understandings, if they would have been implemented, perhaps things would not have come to this pass. You know, what happened is regrettable and it is unfortunate. Well, I am in no position to answer that question. I mean, that question can be better answered by people who are in leadership positions. But all I'm submitting is that if that informal understanding, and almost everybody who mattered in the Congress party was present at that meeting, if that would have been operationalized, perhaps, you know, we would not have reached this pass. And I do believe that the idea of the Congress party, the idea of India, are ideals worth fighting for. And there's a need, you know, to unite everybody, to ensure that everybody comes together in order to fight the forces of right reaction and fundamentalism. And therefore, this finger pointing, I don't think ultimately leads us anywhere. But I don't want to go into the merits of Mr. Azad's letter. He would be in the best position to explain as to why or what the context of that letter is. That letter is in the public space. It speaks for itself. I don't want to comment on the merits of that letter. But suffice to say, you know, at times it is strange, if not quixotic, that people who do not have the capacity to even fight a ward election, or to talk of winning an election, people who till yesterday were japarasis of Congress leaders, you know, when they give gyan about the Congress party, it is laughable, for the lack of a better word. You know, we are in a serious situation. We have been in a serious situation, and I think that what happened is regrettable. It is unfortunate, and in my estimation, perhaps it was avoidable. Well, as I said, insofar as Mr. Azad's future plans are concerned, he would be in the best position to comment about it. You know, I'm not privy to his plans. And so therefore, we'll have to just wait and see as to how the situation evolves. Well, the names that you have mentioned are people who go across a generational divide. Right? There are people who've spent 50 years, 45 years in the service of the party. There are other young people who had obviously aspirations of serving the nation through the party when they joined. And so therefore, if there are concerns which are making them leave the party, I think it should be a wake-up call for the party to really sit back and think, and seriously think, that how the situation needs to be addressed and remedied.